अगर हमें कुछ लाइफ में नहीं मिलता तो कुछ बेटर लिखा होता है। अपनी लाइफ को एंड नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका एंड करंटली आई एम अ बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे कि आपको नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो किस पर चाहिए। पहला ऑप्शन था कि आपको मेरी नीट से एम्स की जर्नी के बारे में जानना है, हाउ वाज माई नीट टू एम्स जर्नी, एंड सेकंड ऑप्शन वाज हाँ वाई आई चूज़ नर्सिंग ओवर BMS। सो मोस्ट ऑफ द लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पिक किया था, यानी कि आप लोगों को मेरी नीट टू एम्स की जर्नी के बारे में जानना है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ वाज माई नीट टू एम्स जर्नी। सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ जो आप लोग कॉन्टीन्यूसली कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, लाइक व्हाट वाज माई रैंक। सो माई रैंक वॉज 821। आई बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड माई मार्क्स वॉज 71 एंड आई टुक 3 ड्रॉप्स फॉर माई नीट। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे 3 साल प्रिपरेशन की, क्या अप एंड डाउन्स मैंने फेस किए, क्या लेसन्स मैंने सीखे, हाउ आई मैनेज माई टाइम, हाउ आई मैनेज सिलेबस एंड एवरीथिंग इन डिटेल। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो जर्नी स्टार्ट होती है 11th में मेरी बायो लेने से। 11th में मैंने बायो इसलिए ली थी क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी एंड कहीं ना कहीं ये रीज़न भी था मेरा नीट में ना सिलेक्शन होने का, क्योंकि उसकी वजह से मेरी फिजिक्स भी वीक थी। सो आई टुक मच टाइम इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो आई टुक बायो इन 11th। टाइम पर मुझे नीट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, जैसा सबको होता है, एंड अपने घर में मैं सबसे बड़ी हूँ एंड इस फील्ड मेडिकल फील्ड में मेरे घर में कोई पहले से था भी नहीं। सो मुझे पता नहीं था कि नीट का पेपर देना होता है। बस बायो इजी थी एंड कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ लेने का कोई वो नहीं था एंड मैथ्स टफ लगती थी, इसलिए मैंने बायो लिया था। ये भी था कि मेरी मम्मी पापा का भी था कि डॉक्टर बनना है, उनका सपना था कि मुझे डॉक्टर बनाना है। सो ये रीज़न था कि मैंने बायो 11th में ली थी। 11th में जो नॉर्मल बच्चे कोचिंग्स लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, मैंने भी वही ली थी एंड दैट्स हाउ माई 11 एंडेड। 12th में हमारे में टाइम पर कोविड आ गया था, तो फिर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। आई बिलोंग फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड में 21 में एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो हमें ऐसे ही प्रोग्रेस मिल गई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे घर में उस टाइम पर टच फ़ोन नहीं था। 21 में हमारे घर में टच फ़ोन आया था जब कोविड में हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तब मैंने उस पर नीट के बारे में सर्च किया था। फिर मैंने 12th कंप्लीट हो जाने के बाद अनअकैडमी का ऑनलाइन कोर्स लिया था 17,000 का। मुझे तो लगा मेरे रुपए वेस्ट हो गए, क्योंकि मुझे उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक एक चैप्टर 30 लेक्चर्स में हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। सो मैंने अपने पापा से बोला कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करवा दो। सो मैंने लखनऊ में ही कोचिंग ज्वाइन की थी ऑफलाइन, लाइक फिजिक्स मैंने किसी कंबाइंड कोचिंग में नहीं लिया था, हजरतगंज में फिजिक्स की अलग कोचिंग ज्वाइन की थी, केमिस्ट्री की अलग की थी एंड बायो की अलग की थी। सब कुछ सही चल रहा था, कोचिंग्स भी अच्छी थी, सब समझ में आ रहा था। लेकिन अक्टूबर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एंड नवंबर में दिवाली थी 2 नवंबर 21 में। उस टाइम पर मैं घर पर आई एंड तब मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड सब ऐसे वैसे हो गया कि अभी तो रिकवर होना ज़रूरी था। पैर में चोट थी, आँख में स्वेलिंग थी, मेरी आँख रेड हो गई थी। डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बताया था कि अभी तो पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकते, तो मुझे रेस्ट लेना पड़ गया। फिर मैं फ़ैब में वापस अपने PG हॉस्टल गई थी प्रिपरेशन के लिए। करना ही है, पढ़ना ही है। सो 21 में तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं हो पाई थी एंड मेरा ऐसे ही पूरा निकल गया था। 22 में मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे, इसकी वजह से फिर मैंने 22 में सोचा कि अभी तो एक ही ड्रॉप है, अभी कर सकते हैं अगर सही से किया जाए। पहले तो एक्सीडेंट की वजह से नहीं पढ़ा, अभी कुछ अच्छे से पढ़ूंगी तो शायद हो जाए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन फॉर 23 एग्ज़ाम। अच्छे से चल रहा था। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी PW की एंड मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने खुद से अलग से PG में रहकर ऑनलाइन बैच लिया था एंड मैं उसी से पढ़ा करती थी। एंड 23 में पेपर दिया तो उसमें मेरे मार्क्स इतने आए थे कि MBBS नहीं मिलता, BMS BDS मिल जाता। तो मैंने सोचा कि मैं BMS कर लेती हूँ। अच्छा ऑप्शन था, ऐसे कुछ था नहीं, तभी लगा अच्छा ऑप्शन है एंड कर लेते हैं। 23 में मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में 20,000 वो काउंसलिंग फ़ीस जो मुझे जमा करनी थी उनके आयुष पोर्टल पर, तो मैंने सबमिट की थी एंड मेरे अकाउंट से वो कट गई, लेकिन उनके अकाउंट तक नहीं पहुंची। सो मेरा ये वाला प्रोसेस, फर्स्ट काउंसलिंग वाला प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पाया था। मैंने सेकेंड काउंसलिंग में भी पार्ट लिया। फिर मैंने 20,000 सबमिट किए। फिर मेरे साथ वही हुआ, मेरे अकाउंट से हट कट गए रुपए, लेकिन उनके अकाउंट तक नहीं पहुँचे। तो मैंने
सेकेंड काउंसलिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाया। दोनों काउंसलिंग में मेरे 20,000 फंस गए थे, जो कि मुझे 24 में जुलाई में वापस मिले हैं। काफ़ी लखनऊ में बार बार चक्कर लगाने के बाद, हजरतगंज में उनका ऑफिस है, वहाँ पर बार बार जाने के बाद मुझे मेरे 40,000 रुपये मिले थे। एंड मेरी तरह वहाँ पर बहुत लोग रोज़ आते थे। मुझे तो पता ही नहीं था किन किन के किस वजह से रुपये फंसे हुए हैं। एंड उस टाइम पर उनसे मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला इलेक्शन की वजह से कुछ रुपये फंसे हुए हैं कुछ लोगों के। तो बाद में वो जुलाई में मेरे रुपए वापस आ गए थे एम्स में आने से पहले। 24 में 23 में अक्टूबर में मेरे रुपए फंसे थे एंड 24 जुलाई में एंड 23 में मैंने CUET का भी पेपर दिया था, क्योंकि मुझे 2 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने थे। तो मैंने सोचा था अगर एम्स में अगर नीट में नहीं हुआ तो फिर मैं CUET ले लूँगी। लेकिन मेरा नीट में BMS मुझे मिल जाता तो मैं CUET का भी काउंसलिंग नहीं कराई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा कि मेरी फ़ीस फंस जाएगी, मैं BMS में भी पार्ट नहीं ले पाऊँगी। तो मैं इतना स्ट्रेस हो गई थी कि मेरे 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, अब आगे क्या होगा। फ़ीस भी फंस गई है, CUET में भी एडमिशन, CUET के थ्रू भी एडमिशन नहीं लिया। तो अब मम्मी ने बोला अब जो हो गया हो गया, अब दोबारा स्टार्ट हो, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और हो, BMS ना हो। सो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। फिर से मैंने नीट का फॉर्म फिल किया, CUET का फॉर्म फिल किया एंड गरिमा गोयल का मैंने अदर ऑप्शंस देन नीट फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स वाला वीडियो देखा था। उसमें मैंने अदर ऑप्शंस में मैंने CUET एंड नीट एंड एम्स नर्सिंग का फॉर्म फिल किया था। मैंने एम्स पैरामेडिकल का इसलिए नहीं किया था क्योंकि एम्स पैरामेडिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। एंड UP नर्सिंग का इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने एम्स नर्सिंग का फिल कर दिया था। आइज़र का मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जिन 2 ड्रॉप तक ही ले सकते हो, यानी कि आप 12th के बाद 2 ड्रॉप्स तक ही आप ले सकते हो। लेकिन मेरा तीसरा ड्रॉप था तो मैं आइज़र का फॉर्म फिल नहीं कर सकती थी। एंड BMS BDS का तो काउंसलिंग नीट के पेपर के बाद ही पता चलता। तो मैंने फिर से पेपर दिया नीट का एंड उसमें मेरे 603 मार्क्स थे। एंड नीट में स्कैम हुआ था 24 में एंड जनरल के लिए कट ऑफ 655 के आसपास गई थी, तो मेरा यहाँ पर सिलेक्शन रुक गया था। सो मैंने ये 3 फॉर्म फिल किए थे एंड 5 मई को मैंने नीट का पेपर दिया था, देन CUET का पेपर दिया था एंड देन एम्स नर्सिंग का फॉर्म पेपर दिया था। मेरा तीनों सेंटर लखनऊ ही था एंड मैंने वहीं पेपर दिए थे। नीट में तो मेरे 603 मार्क्स आए थे एंड नीट जैसा आपको पता है कि नीट 2024 में भी स्कैम हुआ था एंड कट ऑफ फॉर जनरल वॉज 655। तो इस बार भी मेरा सिलेक्शन इस बार भी मेरा सिलेक्शन MBBS में तो नहीं हो पाता, लेकिन BMS एंड BDS में मेरा ईजिली हो जाता। लेकिन मेरा एम्स नर्सिंग में भी सिलेक्शन हो रहा था एंड मेरे CUET में भी मार्क्स 683 आए थे। तो मेरे पास MBBS को छोड़कर सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जो जिनके मैंने फॉर्म डाले थे एंड मेरा सभी में सिलेक्शन भी हो रहा था। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की कि मैं किस में स्कोप है, किस में अदर ऑप्शंस हैं, कितनी सैलरी है, क्योंकि सैलरी मैटर करती है। BMS का भी अच्छे से डिटेलिंग देखा कि अदर ऑप्शंस क्या हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है, नर्सिंग का भी देखा एंड CUET का भी देखा। तो सबसे सही मुझे एम्स नर्सिंग ही लगा, इसके फ्यूचर स्कोप्स भी अच्छे हैं। दैट्स वाई आई चूज़ एम्स नर्सिंग ओवर BMS एंड BDS कोर्सेज। अभी मैं एम्स नर्सिंग कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ एंड आई एम हैप्पी दैट आई चूज़ एम्स नर्सिंग ओवर अदर कोर्सेज। अगर आप एम्स नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ईमेल पर बहुत एक्टिव रहना होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल के थ्रू रिसीव होती हैं। सो 18 जून को हमारा पेपर हुआ था एंड 16 जुलाई को आई वेंट फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन एम्स नागपुर। पहली काउंसलिंग में एम्स नागपुर अलॉट हुआ था एंड मेरा था कि एम्स ऋषिकेश मुझे सेकेंड काउंसलिंग तक मिल जाएगा, सो आई विल वेट। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में मिलता है वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ता है, वरना आप अदर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते। तो मैं एम्स नागपुर गई 16 जुलाई को, वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया एंड वहाँ पर मैंने मेस देखी, हॉस्टल देखा एंड कैंपस देखा। तो मुझे वो तीनों इतने पसंद आ गए। वहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, ये अभी न्यू बना है ना, 2018 में स्टार्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है एंड हॉस्टल में आपको सिंगल रूम मिलता है नर्सिंग को फर्स्ट ईयर से ही। सो ये सब मुझे एम्स नागपुर में बहुत पसंद आया। मेरी रैंक 821 थी, मैं चाहती तो सेकेंड राउंड में पार्ट लेकर एम्स ऋषिकेश में जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि एम्स नागपुर अच्छा है, यहाँ पर ही चॉइस को लॉक करते हैं एंड दैट्स वाई आई डिडंट चूज़ एम्स ऋषिकेश ओवर एम्स नागपुर। सो एम्स नागपुर में मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया एंड उन्होंने बोला कि जब आपको ईमेल पर अपडेट मिलेगा तब आपको मेडिकल फिटनेस के लिए आना है। तो उसी दिन मैं वापस आ गई थी, 16 जुलाई को ही गई थी एंड 16 जुलाई को ही वापस UP आ गई थी। तो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे एंड इसमें आपके रियल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। तो एम्स नर्सिंग में आपके जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो काउंसलिंग के टाइम पर सबमिट हो जाते हैं एंड अगर आप सेकेंड राउंड में पार्ट लेते हो तो आपके
उस एम्स से डायरेक्ट जिस एम्स में आप जाते हो वहाँ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि अगर हम 1 लाख सबमिट ना करें तो वो क्या ही कर लेंगे। तो ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, जब तक आप उनको पेनल्टी फ़ीस सबमिट नहीं करोगे वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं देंगे। तो आपको सबमिट ही करनी पड़ेगी। इसलिए काउंसलिंग के टाइम पे सीट ना छोड़ें। आफ्टर टेकिंग एडमिशन आप सीट छोड़ सकते हैं। वैसे क्यों ही छोड़ना, आप जो सीट डिज़र्व करते थे वो किसी और को भी मिल सकती थी। आप उसे छोड़ रहे हो, आप एक सीट वेस्ट कर रहे हो। पॉइंट पर आते हैं कि मैंने 16 जुलाई को वापस आ गई थी एंड 27 जुलाई को मुझे डेट मिली थी मेडिकल फ़िटनेस के लिए, 27 जुलाई को। तो वापस मैं मम्मी के साथ अपने भाई के साथ गई थी 27 एंड 28 को। 2 दिन मैंने अपनी मेडिकल फ़िटनेस करवाई। मुझे 2 दिन लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। आपको वहाँ पर अलग से मार्केट में होटल लेना पड़ता है, वहाँ पर रुकना पड़ता है। उस टाइम पर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। मेडिकल फ़िटनेस कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट होता है। तो मुझे 28 की शाम को हॉस्टल अलॉट हो गया था एंड उस दिन मेरी मम्मी चले गए थे एंड हमारा सेशन 5 अगस्त से स्टार्ट होना था। तब तक मेरे पास पूरा टाइम था। इस टाइम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने थे, अंजलि, समीक्षा एंड सेजल एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अभी भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एंड 20 अगस्त को मेरा बर्थडे भी था, उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था एंड आई एम लकी टू हैव देम इन माई लाइफ। एंड इवन मेरे क्लासमेट्स भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ जेलसी नहीं है, सपोर्ट करते हैं। वो खुद बोलते हैं हमें रिकॉर्ड करो, हमें वीडियो में आना है एंड अच्छा सब चल रहा था। एंड आई गॉट एंड मुझे फर्स्ट ईयर में CR बनने का मौका मिला एंड आई वॉज CR फॉर होल ईयर, फर्स्ट ईयर। एंड मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया। नवंबर में हमारे यहाँ हेल्यूशिया होता है, जो हम एम्स नागपुर का बिगेस्ट फेस्ट है, उसमें हमने एंजॉय किया। एंड फिर हमारी ओथ सेरेमनी आती है, उसमें हमने रैम्प वॉक किया एंड डांस किया। एंड गणेश चतुर्थी पर मैंने अपना फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस किया। एंड देन हम दिवाली सेलिब्रेट की, होली सेलिब्रेट की। एंड में हमारे 15 डेज़ के वैकेशंस होते हैं, विंटर वैकेशन, उनमें मैं घर आई थी। फिर हमने जनवरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया 1 जनवरी को। एंड हाउ वॉज माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि मेरी नीट से एम्स नर्सिंग की जर्नी कैसी थी एंड आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि अगर हमें कुछ लाइफ में नहीं मिलता तो कुछ बेटर लिखा होता है। अपनी लाइफ को एंड नहीं करना चाहिए, उसी को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए कि नहीं हुआ MBBS में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। BMS है, BDS है, आइज़र है। एंड मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं एम्स नर्सिंग कर रही हूँ। माई पेरेंट्स आर हैप्पी, देन आई एम हैप्पी, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 साल स्ट्रगल करते हुए देखा है कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। फेब में हमारे सेशनल्स हुए, देन मार्च में हमारे पीरियोडिक्स हुए, देन अगेन हमारे अप्रैल में सेशनल्स हुए। मई में हमें पूरा वेकेशन मिला था, 1 मंथ का समर वेकेशन। देन जून में हमारे प्री प्रोफेशनल्स थे एंड जुलाई में हमारे प्रोफेशनल्स थे। अगस्त से हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होना था। तो आपको अगर वीडियो चाहिए हाउ वाज माय फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, तो देन प्लीज़ कमेंट डाउन। I will attach all clips of first year and then I will explain how was my first year experience and how this is how my need to AIIMS nursing journey was. If you like the video then please comment, and if you are new to this channel then please subscribe to my channel, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।